एक दिन एक बुजुर्ग डाकिये ने एक घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, चिट्ठी ले लीजिए। आवाज सुनते ही तुरंत अंदर से एक लड़की की आवाज गूंजी, अभी जा रही हूँ, ठहरो। लेकिन लगभग 5 मिनट तक जब कोई न आया, तब डाकिये ने फिर कहा, अरे भाई, कोई है क्या? अपनी चिट्ठी ले लो, मुझे और बहुत जगह जाना है, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। लड़की की फिर आवाज आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जल्दी है तो दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ, कुछ देर और लगेगा। अब बूढ़े डाकिये ने झल्लाकर कहा, नहीं, मैं खड़ा नहीं हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, किसी का हस्ताक्षर भी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाजा खुला। डाकिया इस देरी के लिए खूब झल्लाया हुआ तो था ही, अब उस लड़की पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खुलते ही वो चौंक गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सारा गुस्सा पल भर में फुर्र हो गया। उसके सामने एक नन्ही सी अपाहिज कन्या, जिसके एक पैर नहीं थे, खड़ी थी। लड़की ने बेहद मासूमियत से डाकिये की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, दो मेरी चिट्ठी। डाकिया चुपचाप डाक देकर और उसके हस्ताक्षर लेकर वहाँ से चला गया। वो अपाहिज लड़की अक्सर अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता कहीं बाहर नौकरी के सिलसिले में आते जाते रहते थे। उस लड़की की देखभाल के लिए एक काम वाली बाई सुबह शाम उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन परिस्थितिवश दिन के समय वो अपने घर में बिल्कुल अकेले ही रहती थी। महीने 2 महीने में जब कभी उस लड़की के लिए कोई डाक आती, डाकिया एक आवाज देता और जब तक वो लड़की दरवाजे तक न आती, तब तक इत्मीनान से डाकिये दरवाजे पर खड़ा रहता। धीरे धीरे दिनों के बीच मेल जोल और भावात्मक लगाव बढ़ता गया। एक दिन उस लड़की ने बहुत गौर से डाकिये को देखा तो उसने पाया कि डाकिये के पैर में जूते नहीं हैं। वो हमेशा नंगे पैर ही डाक देने आता था। बरसात का मौसम आया। फिर एक दिन जब डाकिया डाक देकर चला गया, तब उस लड़की ने जहाँ गीली मिट्टी में डाकिये के पाँव के निशान बने थे, उस पर कागज रखकर उन पाँव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपने यहाँ काम करने वाली बाई से उस नाप के जूते मंगवाकर घर में रख लिए। जब दीपावली आने वाली थी, उससे पहले डाकिये ने मोहल्ले के सब लोगों से त्योहार का बख्शिश चाही। लेकिन छोटी लड़की के बारे में उसने सोचा कि बच्ची से क्या उपहार मांगना, पर गली में आया हूँ तो उससे मिल ही लूं। साथ ही साथ डाकिये ये भी सोचने लगा कि त्योहार के समय छोटी बच्ची से खाली हाथ मिलना ठीक नहीं रहेगा। वो बहुत सोच विचार कर उसने लड़की के लिए 5 रुपए के चॉकलेट ले लिए। उसके बाद उसने लड़की के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाजा खोला तो बूढ़े डाकिये ने उसे चॉकलेट थमा दी और कहा, ले बेटी, अपने गरीब चाचा की तरफ से। लड़की बहुत खुश हो गई और उसने कुछ देर डाकिये को वही इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद उसने अपने घर के एक कमरे से एक बड़ा सा डब्बा लाया और उसे डाकिये के हाथ में देते हुए कहा, चाचा, मेरी तरफ से दीपावली पर आपको ये भेंट है। डब्बा देखकर डाकिया बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। कुछ देर सोचकर उसने कहा, तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं कोई उपहार कैसे ले सकता हूँ बिटिया रानी। लड़की ने उसे आग्रह किया कि चाचा, मेरी इस गिफ्ट के लिए मना मत करना, नहीं तो मैं उदास हो जाऊंगी। ठीक है। ये कहते हुए बूढ़े डाकिये ने पैकेट ले लिया और बड़े प्रेम से लड़की के सिर पर अपना हाथ फेरा, मानो उसको आशीर्वाद दे रहा हो। बालिका ने कहा, चाचा, इस पैकेट को अपने घर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उस डाकिये ने पैकेट खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें डबडबा गई। डाकिये को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी लड़की उसके लिए इतना फिक्रमंद हो सकती है। अगले दिन डाकिया अपने डाकघर पहुंचा और उसने पोस्ट मास्टर से फरियाद की कि उसका तबदला फौरन दूसरे इलाके में कर दिया जाए।
पोस्टमास्टर ने जब इसका कारण पूछा तो डाकिये ने वे जूते टेबल पर रखे हुए सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों और रूंधे गले से कहा, सर, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस छोटी अपाहिज बच्ची ने मेरे नंगे पाँव को तो जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। इतना कहकर डाकिया फुट फुट कर रोने लगा। रोहन एक बहुत अमीर इंसान था। वो अपने परिवार के साथ रामपुर में रहता था। रोहन के परिवार में उसकी पत्नी सीमा और उसकी एक बेटी सोनिया थी। रोहन का छोटा भाई अजय और उसकी पत्नी सविता भी रोहन के घर में साथ रहते थे। अजय की पत्नी सविता बहुत तेज थी और वो अपने पति को रोहन के पैसे हड़पना सिखाती थी। रोहन अपने छोटे भाई अजय से कहता है, अजय, मुझे और सीमा को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। हम सोनिया को साथ नहीं ले जा सकते, इसीलिए उसे यहीं छोड़ जा रहे हैं। तुम और सविता इसका ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। घर की और सोनिया की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। रोहन के जाने के 2 दिन बाद ही पुलिस वाले रोहन के घर कॉल करके ये बताते हैं कि रोहन और सीमा की कार दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के नाम हो गई है और जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। सोनिया को अगर 18 साल से पहले कुछ होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो रोहन की सारी प्रॉपर्टी अजय के नाम हो जाएगी। सविता सोनिया को उसके माँ बाप के बारे में बताती है। सोनिया बहुत रोती है। कुछ वक्त गुजरता है और अब सोनिया को अपने चाचा चाची के साथ रहने की आदत हो जाती है। एक दिन सविता अजय से कहती है, अरे सुनिए, इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा, वरना बस हम इस पे पैसे खर्च करते रह जाएंगे और ये बड़ी होकर अपनी सारी जायदाद लेकर किसी लड़के से शादी करके उड़ जाएगी। सही कह रही हो सविता, वैसे भी क्या भरोसा, आज हम इस पे अपने सारे पैसे भी खर्च कर दे और कल इसके चक्कर में हम रोड पर आ जाए। लेकिन सुनो, कुछ वक्त तक तो इसे अपने साथ रखते हैं और घर का सारा काम करवाना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना भी इसी से बनवा लेंगे। जी आप कह तो सही रहे हैं, इस लड़की से हमें फायदा भी है। सविता और अजय अब सोनिया पर जुल्म करने लगते हैं और कुछ महीने बाद उसको मारने की प्लानिंग करने लगते हैं और सोनिया उनकी प्लानिंग सुन लेती है। फिर जैसे तैसे सोनिया अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती है। सविता और अजय पुलिस को बताते हैं कि बीमारी की वजह से सोनिया की मौत हो गई और सारी जांच पड़ताल के बाद सोनिया की सारी प्रॉपर्टी उसके चाचा चाची को मिल जाती है। सोनिया जान बचाकर भाग तो जाती है, लेकिन अब गरीबी में वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा लगाकर अपना गुजारा कर रही होती है। एक दिन वो रास्ते से जा रही होती है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन रो रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें बचाने की वजह से मेरे सारे कपड़े गीले हो गए और तुम्हें पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे चाचा चाची ने मेरे साथ बहुत गलत किया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरे तो माँ बाप भी नहीं रहे इस दुनिया में। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सोनिया, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, पर मैं एक दवा दे रही हूँ तुम्हें। ये एक ऐसा दवा है जिस पे तुम पानी से पराठा बना सकती हो और ये एक जादुई तवा है। तुम अगर इस पे पानी भी डालोगी तो वो पानी जादुई हो जाएगा और तुम उस पानी से भी जो चाहो वो बना सकती हो और उस पानी से छोटी छोटी बीमारियां भी दूर होगी। परी सोनिया को वो तवा देकर गायब हो जाती है। सोनिया उस तवे पर जैसे ही पानी डालकर एक पराठा बनाती है, तुरंत बहुत स्वादिष्ट जादुई पानी का पराठा बनकर तैयार हो जाता है। सोनिया पराठा खाकर अपनी भूख तो मिटा लेती है, पर अभी भी उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। तो सोनिया सोचती है क्यों ना इसी जादुई पानी का पराठा बहुत सारा बनाकर
उसी पानी के पराठे से अपना घर बना लूं। सोनिया उस जादुई पानी के पराठे से अपना घर भी बना लेती है। सोनिया अब जादुई पानी के पराठे बेचकर अपना खर्चा चलाती थी। एक दिन एक गरीब औरत सोनिया के पास आकर उसे बोलती है, बेटा, मुझे खाने को सभी लोग दे देते हैं, पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ पहनने को दे सकती हो तो दे दो। हाँ माँ, यही बैठो, अभी मैं तुम्हारे लिए 4 जोड़ी कपड़े लेकर आती हूँ। बेटा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तुम्हारे जैसे नेक दिल इंसान अब दुनिया में बहुत कम ही बचे हैं। सोनिया के पानी के पराठे अब बहुत मशहूर हो जाते हैं और लोग उस पराठे को देखकर बहुत हैरान भी हो जाते हैं, जिस वजह से पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि सोनिया अभी भी जिंदा है और पुलिस सोनिया के चाचा अजय और चाची सविता को झूठ बोलने और सोनिया को घर से निकाल देने के जुर्म में जेल कर देते हैं। अजय और सविता दोनों ही अमीर होते हैं, इसलिए दोनों जेल से अपनी बेल करा लेते हैं और अब दोनों बदले की भावना लेकर दोबारा सोनिया को मारने की कोशिश करते हैं। सविता, मैंने सोच लिया है सोनिया को कैसे मारना है। हम उसे कहीं ऊंची जगह से धक्का दे देंगे और वो वहां से गिर के मर जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम हमने किया है। अजय और सविता प्लान के मुताबिक सोनिया के पास जाते हैं और उसे ऊपर से धक्का दे देते हैं। सोनिया तुरंत जादुई पानी के पराठे से एक पुल बना लेती है और उस पे चलकर भाग जाती है। दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं, पर दोनों अभी भी हार नहीं मानते और सोनिया का जादुई तवा चोरी करके अपने घर लाकर छिपा देते हैं। सोनिया जब अपने घर पहुंचती है तो वो घर पर तवा ना देखकर परेशान हो जाती है और वहां अजय और सविता के घर बाढ़ आ जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? हमारे घर में ये कैसा तवा चोरी करके ले आए हो? तो कोई बचाओ, ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई है? आज तो हम नहीं बचेंगे। अजय, ये तवा कोई मामूली तवा नहीं है। इस तवा की वजह से हमारे घर में पानी भर गया है और अब कुछ ही देर में हम मरने वाले हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम मुझे तवा चोरी करने के लिए बोलती और ना ही ये सब होता। सोनिया समझ जाती है, हो ना हो उसके चाची ने ही वो जादुई तवा चुराया है। वो उनके घर पहुंचती है तो देखती है वहां पूरे घर में तवे से पानी निकले जा रहा है और उसके चाचा चाची अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। सोनिया जादुई तवे को अपने हाथ में उठा लेती है, जिसकी वजह से तवे से पानी निकलना बंद हो जाता है। घर का सारा पानी भी तवे में वापस आ जाता है। सोनिया के चाचा चाची उसे कहते हैं, सोनिया, हम पैसे की लालच में आकर ये भी भूल गए कि तुम मेरे सगे भाई की बेटी हो, मतलब मेरी बेटी हो। ना जाने हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें मारने तक की कोशिश की। हो सके तो हम तुमसे माफी मांगते हैं, तुम हमें माफ कर देना। हाँ सोनिया, मुझे तुम्हें एक माँ का प्यार देना चाहिए था और उसकी जगह मैं तुम्हारी मौत के सपने देखती थी। मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा। नहीं नहीं, आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। आप मुझसे बड़े हैं, मेरे माता पिता जैसे हैं। गलती तो सबसे हो जाती है। सोनिया के चाचा चाची सोनिया का घर उसे वापस कर देते हैं। सोनिया अपने चाचा और चाची को माफ कर देती है और अब वो जादुई पानी के पराठे सबको खिलाती है और जरूरतमंदों की भी मदद करती है। बबलू चन्ना मसाला बेचा करता था। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकती, बबलू तुरंत ट्रेन के अंदर चला जाता था और ट्रेन में बैठे लोगों को चन्ना मसाला बेचा करता था। चना ले लो, स्वादिष्ट चना मसाला ले लो, चना ले लो। अरे ओ चना वाले, रुको, इधर आओ, हमें खिलाओ चना। हाँ जी, ये लीजिए। कितने रुपए हुए? 20 रुपए हुए साहब। ओह, बहुत महंगे बेच रहे हो। अरे नहीं साहब, एकदम वाजिब दाम बोल रहे हैं। सभी तो और भी ज्यादा महंगा बेचते हैं, मैं तो कम में ही बेच रहा हूँ और साथ में हरी मिर्च भी तो दे रहा हूँ। अरे नहीं, रहने दो। तुम अपनी चना और हरी मिर्च दोनों अपने पास ही रखो। इतना महंगा हमें नहीं खाना। देखो तो जरा, इतना सा 20 रुपए में दे रहे हो है?
बबलू को हर रोज ऐसे ग्राहक मिल ही जाते थे जो चन्ना तो निकलवा लेते थे, मगर फिर बाद में उसे लेने से मना कर देते थे। लेकिन बबलू इन सभी बातों पर ध्यान न देकर केवल उन पर ध्यान देता था जो उससे चन्ना मसाला खरीदते थे। इतने पैसों में तो माँ का इलाज मुमकिन नहीं है। कभी चना मसाला बिकते हैं तो कभी पूरा बचे ही रह जाते हैं। ऐसे में मैं पैसे कैसे जमा कर पाऊंगा? बहुत मुश्किल है। बबलू अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा था, लेकिन अब तक तो बहुत कम पैसे जमा हो पाए थे। बबलू रात होते होते बहुत थक जाता था। घर आता था, माँ की सेवा करता था और तुरंत सोने चला जाता था। फिर वापस सुबह से उसी काम में लग जाता था। अरे बेटा, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दे ले। देख तो तेरी हालत कैसी हो गई है। ऐसे में कौन करेगा तुझसे शादी? माँ, रहने दो। कोई शादी ना भी करे तो मैं रह लूंगा, मगर अभी काम करना तो बहुत जरूरी है। ओफो, तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। मत सोच मेरे लिए इतना। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अपने लिए सोच। मेरा क्या है, अब तो मेरा समय हो चुका है पूरा। माँ, आज बोल दिया है तो ठीक है, आगे से कभी ऐसा ना बोलना। आप जानती नहीं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। आप आराम करिए। बबलू की माँ जब अपने बेटे की ऐसी हालत देखती तो दुखी हो जाती थी, और जब ये सोचती कि बबलू केवल उसके इलाज के लिए इतना काम कर रहा है, तब और भी ज्यादा दुखी हो जाती थी। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा कर। मुझे तो इसकी ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। बबलू स्टेशन पर बैठ जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। घंटों बैठे रहने के बाद भी कोई ट्रेन नहीं आता है। क्या बात है, आज एक भी ट्रेन नहीं आ रही है। पता करता हूँ क्या बात हो गई। बबलू वहाँ साफ सफाई करने आया एक आदमी से इस बारे में पूछ। क्या हुआ चाचा जी, आज एक भी ट्रेन नहीं आ रही है? मैं यहाँ घंटों से बैठा हुआ हूँ ट्रेन के इंतजार में। अरे यहाँ क्यों बैठे हो? आज इस स्टेशन पर ट्रेन नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आगे की पटरी में गड़बड़ हो गई है, इसीलिए आज एक भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकने वाली। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आज तो मैंने बहुत समय यहाँ गवा दिया। चना भी बचे हैं, कहाँ जाकर बेचूं? बबलू बाजार में चन्ना मसाला बेचने आता है। कुछ प्लेट बिक जाते हैं, मगर थोड़ा बच भी जाता है। रात हो गई है, अब इसका क्या करूं? अब तो कोई भी नहीं खरीदने वाला। रास्ते में कुछ कुत्ते दिखते हैं। बबलू उन्हें ही बचा हुआ चन्ना मसाला खिला देता है और घर आता है। बबलू घर आता है तो देखता है कि माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई है। माँ, आप ठीक तो है ना? अरे बेटा, तू मेरी चिंता क्यों करता है? मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, आपकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब लग रही है। रुकिए, मैं अभी दवा देता हूँ। बबलू इन सभी चीजों के लिए अपने आप को गुनहगार मान रहा था। मेरी ही वजह से माँ की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। अगर अब तक मैंने इलाज करवा दिया होता तो माँ ठीक भी हो जाती। बबलू ट्रेन में चन्ना मसाला बेचने के साथ साथ बाजार में भी चन्ना मसाले बेचने लगता है ताकि ज्यादा पैसे कमा पाए। एक दिन बबलू चन्ना बेच रहा था, तभी एक आदमी बबलू के पास आता है। हाँ बोलिए, कितने प्लेट चना मसाला दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे खाना नहीं है। मैं तो तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ। हाँ बोलिए। मेरा नाम सुजीत है। मैं जल्द ही एक दुकान खोलने वाला हूँ। सोच रहा हूँ चना मसाला भी बेचूं। मुझे ये बनाना नहीं आता, मगर तुम्हें तो आता है। तुम मेरे साथ काम करो, मैं हर महीने तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मैं बताता हूँ सोचकर। यहीं पास में ही दुकान खोल रहा हूँ, तुम आ जाना। बबलू इस बारे में सोचने लगता है। कुछ दिनों बाद बबलू सुजीत की दुकान पर आ जाता है। मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। चलो आज से ही काम शुरू करते हैं। सुजीत अपनी दुकान पर और भी चीजें बेचता था, मगर लोगों को चन्ना मसाला ही ज्यादा पसंद आ रहे थे। जितने भी ग्राहक आते वो केवल चन्ना मसाला ही मांगते। मैं तो बहुत चीजें रखा हुआ हूँ, मगर लोग और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। सभी केवल चना मसाला ही मांग रहे हैं। बबलू को दिन भर चना मसाला बनाना पड़ता था, क्योंकि जब भी वो चना मसाला बनाता तुरंत ही खत्म हो जाता था। सुजीत बबलू को हर महीने पैसे देता था।
बबलू माँ का इलाज शुरू करवा देता है। सुजीत अपनी दुकान से बहुत पैसे कमाने लगता है। माँ की दवाइयाँ तो बहुत ज्यादा है, जितने पैसे आ रहे हैं सभी दवा में जा रहे हैं। माँ को कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए भी देना होगा, तभी तो दवा भी काम करेगी। एक काम करता हूँ, थोड़े पैसे बढ़ाने के लिए बोलता हूँ। बबलू सुजीत से पैसे बढ़ाने की बात कहता है। थोड़े पैसे बढ़ा देते तो अच्छा रहता। बबलू पूरी बात सुजीत को बताता है। अरे नहीं बबलू, अभी तो नहीं बढ़ा पाऊंगा, कुछ समय रुक जाओ। देख रहे हो, दुकान और भी बड़ा करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा ग्राहक बैठ सके। थोड़े दिन में बढ़ा दूंगा। सुजीत बबलू के पैसे नहीं बढ़ाना चाह रहा था। अरे अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, मैं पैसे कमाना शुरू ही किया हूँ और ये पैसे बढ़ाने की बात कर रहा है। कुछ करना होगा। सुजीत सोचता है क्यों न बबलू से चना मसाला बनाना सीख लिया जाए और उसे काम से निकाल दिया जाए। इससे और भी पैसे बचेंगे और पैसे बढ़ाकर देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अरे बबलू, थोड़ा मुझे भी सिखा दो कैसे बनाते हैं चना मसाला। हाँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। जी जी, क्यों नहीं, आइए मैं सिखाता हूँ। बबलू हर रोज सुजीत को चना मसाला सिखाने लगता है और सुजीत चना मसाला बनाना सीख जाता है। बस कुछ ही दिनों बाद इसे काम से निकाल दूंगा। कुछ दिनों बाद सुजीत बबलू से कहता है। सुनो बबलू, मैं कुछ दिनों के लिए दुकान बंद कर रहा हूँ, तुम्हारी भी छुट्टी है। कुछ दिनों तक दुकान बंद रहता है। बबलू कुछ दिनों बाद दुकान पर आता है। अरे बबलू, तुम आ गए। अरे मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया, अब मैं किसी को काम पर नहीं रख पाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरा घर बन रहा है तो सारे पैसे उधर ही जाएंगे। मैं किसी और को पैसे नहीं दे सकता। अभी तुम कहीं और काम ढूंढ सकते हो। बबलू से चना मसाला सीखकर सुजीत खुद चना मसाला बनाकर बेचने लगता है और अब बबलू वापस से ट्रेन में जाकर चना मसाला बेचने लगता है। कभी थोड़े पैसे कमा लेता, कभी बहुत ही कम मिल पाते थे। बबलू की जिंदगी वापस पहले जैसे ही हो जाती है। एक दिन बबलू स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठा था, तभी एक बाबाजी वहां आ जाते हैं। अरे बेटा, मेरा एक काम कर दोगे क्या? क्या काम है, कर तो दूंगा, मगर मुझे चना बेचने जाना है, ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। अरे ये काम कर दो बेटा, बदले में तो जरूर कुछ अच्छा दे दूंगा। अच्छा बताइए, क्या काम है? यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल है, वहीं एक गुफा होगी। उस गुफा के अंदर तुम कुछ खाने का सामान रखकर आ जाना और ये तुम 7 दिन तक करना। इससे क्या होगा और मैं क्या रखूंगा? यही चना मसाला रख देना, ये भी काफी है। बबलू 7 दिनों तक उस गुफे में चना मसाला रखकर आता है। 7 दिन तो हो गए, पता नहीं अब क्या करना है। देखता हूँ, अगर वो बाबा मिले तो उनसे पूछता हूँ। बबलू घर आया तो उसकी माँ बोली, अरे बबलू, एक आदमी आया था, तेरे लिए थैला देकर गया है। बबलू उस थैले को खोलता है तो देखता है वो थैला चन्ना से भरा था। अरे ये चने तो मैं गुफे में रखकर आता था, इसमें क्यों है? देखते ही देखते वो चन्ना सोने में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये चने सोने में कैसे बदल गए? तभी बबलू को याद आता है, बाबा ने कहा था इसके बदले कुछ अच्छा ही दूंगा। अच्छा, तो ये सब बाबा का कमाल है। बबलू थोड़ा सोना बेचकर पैसा लेता है और उससे चन्ना मसाले का दुकान खोलता है और जो भी ग्राहक सुजीत की दुकान पर चन्ना मसाला खाने आते थे वो सब बबलू की दुकान पर ही आने लगते हैं और बबलू की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगते हैं।